स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में। और आज हम लोग बातचीत करें कि बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। वित्त मंत्री जी मुलाकात कर रही हैं इंडस्ट्री से और रोज़ लगातार चर्चाएं हो रही हैं, तो आगे क्या रास्ता दिख सकता है, बजट में क्या होप हो सकती है, इसी पे हम बातचीत कर रहे थे। जन्मेजय सर, भारत में आपने अभी हम लोगों को डेटा के थ्रू समझाया कि 27 साल हमारी जो एज है, युवाओं की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जहाँ पे यील्ड बहुत हो सकता है वो है, और वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांटेज हमारे पास है। लेकिन उस 27 एज ग्रुप वाले में से आधी जो हमारी आबादी है फीमेल वाली, वो अनप्रोडक्टिव या अनकैपिटल वर्क में लगी हुई है। अगर हम अपने यहाँ के आंकड़े देखें तो शायद हमारे यहाँ 17 या 18% वो पॉपुलेशन काम कर पा रही है, जबकि चाइना में ये 70 के आसपास परसेंटेज है। तो हमको ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं कि हम बहुत तेज़ी से रीप कर सकते हैं, ये हम कैसे करेंगे जब हमारी आधी आबादी काम में नहीं लगी हुई है? तो फिर हमको इस एज का एडवांटेज कैसे मिलेगा? दूसरा, जो पॉलिसी लेवल पे आप मुझे समझाना चाह रहे थे, वो बताएं कि कैसे इसको कैप्चर किया जाएगा, कैसे जितना लपक ले एकदम से अपॉर्चुनिटी है ये। तो एक बार चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री जी से, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनसे पूछा गया कि कहीं आप प्रधानमंत्री नहीं बन, तो उनसे कुछ चर्चा हो रही थी कि भारत को क्या चाहिए। तो वो बोले कि कहीं प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जॉब भारत में है कैबिनेट के स्तर पर, वो है मिनिस्टर ऑफ स्किलिंग। और उस पे जितना हम लोग को फोकस करना चाहिए हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, इसीलिए मैंने जो चुन के आपको बोला था वो था केयर। केयर में नर्सेस, कॉन्वलेसेंट होम्स में ये जो पूरा एरिया है, इट इज वेरी विमेन फ्रेंडली। और ये भारत ही में नहीं, ये पूरी देश में, पूरी दुनिया में यही स्टोरी है। देखिए, केयर गिविंग, इवन यूएस में $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2 ट्रिलियन तो पैसा जाता है, 4 ट्रिलियन हिडन है, जिसको पैसा नहीं मिलता वो केयर देते। तो इसको कैसे लेके केयर में हम लोग वर्ल्ड लीडर बने, कि कैसे ये ITES का एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट करें कि केयर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बन जाए। और केयर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड के लिए कितने स्किलिंग सेंटर्स बनाने चाहिए हम लोग को, किस एरियाज ऑफ केयर में, और कैसे उसको लेके आगे बढ़ाना चाहिए। मेडिकल टूरिज्म, नर्सिंग, कॉन्वलेसेंट होम, कहाँ इसको लेकर के आगे बढ़ावा देना चाहिए। ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा। इसके साथ एक दो चीज और करना पड़ेगा, क्रैशेस बनाना पड़ेगा, द केयर सेंटर्स वगैरह, सो दैट जो औरत लोग हैं उनके बच्चों को भी देखभाल किया जा सकता है। क्रैश जो किस्म के केयर सेंटर जो लेडीज के लिए बनाए जाए, कहीं बेसिक वाटर डिजीज और बेसिक मेल न्यूट्रिशन को बचा दे वो बच्चों में जो ग्रो अप कर रहे हैं, वो भी बहुत ही मुनाफा देगा भारत। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये बड़ा सीरियस, हम तो एक बार 3 C's पे बहुत चर्चा की, केयर, क्रैश एंड कंस्क्रिप्शन। और वो जो अग्निवीर, एक्चुअली हम तो सपोर्टर हैं उसके, ये जो नई पॉलिसी गवर्नमेंट लाई है, क्योंकि उसमें भी स्किलिंग होता है। देखिए, आर्मी में सब फंक्शंस है, लॉजिस्टिक्स है, मेसेज है, तो उसमें आप सोचिए कि होटल्स का जैसे वहां पर उनका मेस रहते हैं, हॉस्पिटल्स भी आर्मी के रहते हैं, लॉजिस्टिक्स भी आर्मी के रहते हैं। तो लोग 4-5 साल वहां पर काम करके निकले तो वो जो है इंडस्ट्री के लिए भी यूजफुल होगा। और वो आर्मी का वेज बिल जो है, विच हैज टू इंक्लूड पेंशन, तो उससे वो बढ़ जाता है कि क्या राइट साइज है हम लोग की आर्मी का, क्या मिलिट्री एक्सपेंडिचर और होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए जो समझ सकता है कि ये कैसे स्किलिंग को आगे बढ़ाए, केयर में क्या विमेन को सपोर्ट करे, केयर में घुसने के लिए उनको क्या बेसिक नीड्स है जिसको हम लोग को एड्रेस करना पड़ेगा, और कैसे इंडस्ट्री फ्रेंडली स्किलिंग को इनकॉर्पोरेट करें हम लोग। तो ये काफी डीप मुद्दा है, इसमें बहुत से कॉमा और फुल स्टॉप समझना पड़ेगा।
और अभी मैं आपके यहाँ पर आपको बोर नहीं करना चाहता वो डिटेल से, मगर वो डिटेल सोच सकता है आदमी कि कैसे उससे मुनाफा भारत को मिलेगा, क्योंकि हम लोग की जो एवरेज एज है उससे बेनिफिट क्या होगा। और ये एक्चुअली हम लोग को ये करना है अपने लिए खाली नहीं, हम लोग को करना है विश्व के लिए, क्योंकि ये जो जी एजिंग आ रहा है 1.5 बिलियन पीपल ओवर 65 वगैरह, ये बहुत तेजी से आ रहा है और ये वर्ल्ड को अभी काफी जोर से इम्पैक्ट करने वाला है। जो मेडिकल सक्सेसेस हुए हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, ये सस्टेनेबिलिटी के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम है। ये करेक्ट। अब देखिए जापान में तो आप कैसे, और ये चाइना को वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ये काफी भारी प्रॉब्लम है चाइना के लिए। जी अभी देखिए शी तो जिनपिंग जो कोशिश कर ले, कोई और बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं औरत लोग। जी जनरल सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वॉर फुटिंग पे अगर आप नहीं करेंगे ना पिछड़ जाए। मुझे ध्यान है कि जब कोरोना पीक पे था तो हम लोग बहुत ऐसी चर्चाएं करते थे, तो उसमें एक ब्रिटेन से कोई जुड़े थे मेहमान हमारे साथ, तो उन्होंने बोला कि साहब टेली मेडिसिन का इतना बड़ा स्कोप है, उसमें कोई काम ही नहीं करना चाहता। उस समय बड़ा जोश बोश में सरकार की तरफ से भी प्रवक्ता लोग आते तो बोलते हाँ हाँ करना चाहिए, अब सब भूल गए। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम रीप करना चाहते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप होगा अगर हमने नहीं इस पे किया। और वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो अनप्रोडक्टिव कैपिटल फॉर्मेशन के काम से नहीं जुड़ी हुई है, वो हमारे लिए बहुत सरदर्द बनने वाली है। सुनील सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर आपकी राय चाहिए मुझे। मद्रास हाई कोर्ट का में एक पिटिशन फाइल की किसी ने, आप देखिए मुस्कुरा रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। उसमें ये पूछा गया है कि अगर सरकार और कोर्ट ये मानते हैं कि EWS का मतलब है 8 लाख रुपए से नीचे वाला, यानी 7,99,999 पाने वाला आदमी इकोनॉमिकली वीकर है, और इनकम टैक्स 2.5 लाख ही टैक्स फ्री है, ये एनोमली है, उसमें सरकार से पूछा है कोर्ट ने। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल बनता है कि अब वो बड़ा केस स्ट्रांग बनता है कि इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो थोड़ी बढ़ाई जाए, वो 43 वाले को भी एड्रेस किया जाए। इस पर आपकी राय क्या बनती है? ये बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया 2-3 साल पहले, और देखिए अब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कैसे बढ़ गया है, राइट। आपको उस कटौती के कारण आपने इनकम टैक्स की, इट्स अल्टीमेटली इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर इनकम आती है। तो मेरे ख्याल में अब ये बहुत इन्फ्लेशन इतनी साल से हुआ है, ये लिमिट बहुत साल से नहीं चेंज हुआ है। इस साल गवर्नमेंट के पास ताकत है थोड़ी बहुत इस 2 लाख को 5 लाख तक बढ़ाने में। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट, क्योंकि ये बहुत एक इलेक्शन की ओर से देखे तो ये नंबर ऑफ पीपल को जिसको बेनिफिट लाएगी वो बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल में अभी सही वक्त है, क्योंकि अब गवर्नमेंट की इनकम उम्मीद से ज्यादा अच्छी आ रही है। सेकेंड चीज, अब ये भी सोचिए, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, बट जीएसटी ने क्या अचीव किया कि हर व्यक्ति, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर हो या इकोनॉमिकली सुपीरियर हो, वो टैक्स भरा रहा है गवर्नमेंट को ना। जीएसटी इज अ कॉमन टैक्स फॉर एवरीबडी। आप कुछ खरीदते हो तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है। तो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स इन द टोटल टैक्स किटी फॉर गवर्नमेंट भी कम है आज, बिकॉज ऑफ राइजिंग जीएसटी कलेक्शन। तो वक्त सही है टू अनाउंस अ इंक्रीज इन द मिनिमम टैक्सेशन। वो आई थिंक इज अ वक्त भी सही है, और इलेक्शन के लिए भी ये अच्छा काम आएगा। दूसरी बात है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट की अभी जो चर्चा हो रही थी, उस पर मेरा एक राय है कि आप जो बात डिस्कस हो रहा है ना, वो एक लॉन्ग टर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, केयर गिविंग की या स्किलिंग की। मगर मई 2024 के इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट अभी उसके बारे में क्या सोचेगी, मेरे को बहुत बड़ी डाउट है। क्योंकि गवर्नमेंट की बात ये होगी, जस्ट सोचिए कि 2014 में जब मोदी जी आए थे पावर में, 8 साल का बच्चा जो था आज 2024 में 18 साल का वोटर बन जाएगा, और उस वोटर को आज नौकरी की सबसे बड़ी थिंग है। तो मेरे ख्याल में ये फुल्ली एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बजट किसी भी एंगल से देखे, एक ही मुद्दा होगा कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे सपोर्ट किया जाए, चाहे टैक्सेशन के थ्रू इंसेंटिव्स के थ्रू, जो भी है। तो मेरे ख्याल में ये लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट, केयर, ये सी बातें शायद ये बजट में एड्रेस नहीं करेंगे, वो अलग पॉलिसी लेवल में करेंगे। मगर बजट का मुद्दा होगा कैसे गवर्नमेंट की ओर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ऐलान एक बहुत जबरदस्त तरीके से किया जाए। मेरे ख्याल में ये टोटल एम्प्लॉयमेंट बजट होगा। जी निरंजन सर, अब इसको थोड़ा सा हम लोग वो करते हैं, एक आपके सामने एक सिनेरियो रखते हैं। हम लोग क्या है, बहुत ही डीप
चले जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा थ्रेड बेयर उसके पकड़ने की कोशिश। अब थोड़ा सा बिग पिक्चर देखिए आप, सिचुएशन क्या है इस समय दुनिया भर की, रिसेशन की कहीं कहीं की बात दिख रही